हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएवी क्लास 8 का सोशल साइंस चैप्टर नंबर 11। इससे पहले के चैप्टर की वीडियोस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और उनके क्वेश्चन आंसर भी मैंने कराए हुए हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर 11 है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यानी 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ उसे इंडिया के हिस्ट्री में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। तो देखिए, जो रिवॉल्ट था 1857 का, ये इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन फ्रीडम के स्ट्रगल के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है इसका इंडियन हिस्ट्री में। ये स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, जो कि मेरठ के सोल्जर्स ने किया था। मेरठ के सोल्जर्स ने एक म्यूटिनी यानी कि विरोध किया था अपने जो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जिसके अंडर ये काम करते थे उसके खिलाफ़ किया था, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता था और जिस इनके बिहेवियर से, ब्रिटिश के बिहेवियर से ये संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इन्होंने उसका विरोध किया था। और उसके बाद जो ये क्रांतिकारी सैनिक थे, इन्होंने दिल्ली की ओर मार्च किया, दिल्ली की ओर बढ़े और 11 मई को जो ये दिल्ली सेनाएँ हैं, सैनिक थे, इन्होंने यमुना रिवर को क्रॉस किया और रेड फोर्ट यानी लाल किला में एंटर किया। उसके बाद उन्होंने जो मुग़ल एम्परर उस समय थे, मुग़ल बहादुर शाह सेकंड थे उस समय, लास्ट मुग़ल एम्परर थे। इसके बाद कोई मुग़ल एम्परर नहीं हुआ, जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई पावर नहीं थी। उनसे अपील की कि वे इनके इस रिवॉल्ट का लीडरशिप करें, तो वे एग्री हो गए और उन्हें जो है शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया इन्होंने, सैनिकों ने। फिर जो ये सिपाही थे यानी सिपाही थे, इन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, बहुत सारे इंग्लिश को किल्ड कर दिया, बहुत सारे अंग्रेज़ों को मार दिया और बहुत सारे पब्लिक ऑफिसर्स थे उनको लूटा। बहुत सारे पब्लिक ऑफिस जो थे ब्रिटिश के, उनको इन्होंने लूटा। देखिए, भले ही जो ये इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्विस करते थे, वो सैनिक थे, लेकिन ये देश के अलग अलग पार्ट में भी फैल गया ये रिवॉल्ट। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो अलग अलग सेक्शंस थे, अलग अलग वर्ग थे, जैसे कि पीजेंट्स, किसान, आर्टिशियंस, सोल्जर्स, एजुकेटेड इंडियंस यानी पढ़े लिखे भारतीय थे, और बहुत सारे रूलर्स जिन्होंने फॉरेन रूल के अगेंस्ट बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ने के लिए हाथ मिलाया, यानी कि सब एकजुट हुए, यूनाइट हुए थे लड़ने के लिए। हिंदू मुस्लिम भी एक साथ आए जिन्होंने फॉरेन डोमिनेशन का विरोध किया था। इस इवेंट को, इस घटना को ब्रिटिश के द्वारा 1857 का रिवॉल्ट या फिर सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है, लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस के लोग इंडियन सोसाइटी के एक साथ यूनाइट हुए थे और एक राष्ट्र के लिए उन्होंने विदेशी ताकत से लड़ने के लिए एकजुट हुए थे। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। इसलिए जब से ब्रिटिश लोगों ने जब से इंडियन सॉइल पे यानी भारतीय धरती पे जब से उन्होंने अपने कदम रखे, तब से जो राष्ट्र है इसने अपनी वेल्थ और इंडिपेंडेंस ये खो रहा था। ब्रिटिश का जो मेन एम था वो क्या था कि जो देश के जो रिसोर्सेज थे उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको लूटना, उसका शोषण करना। 1757 से आगे तक इन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी यहाँ के इंडियन रूलर्स से, उसमें ज़्यादातर में ये जीत गए और इस तरह से इनका एरिया जो है वो एक्सपेंड होते गया, बढ़ता गया और उनका कंट्रोल भी इंडिया पे बढ़ता चला गया। जो इंडियन वेल्थ होती थी, जो ये यहाँ से जीतने के बाद लूटते थे और जो इनकी इनकम होती थी, वे सब ये इंग्लैंड भेजते चले गए। इससे जो इंडियंस थे वे बहुत ही गुस्से में थे और फाइनली 100 सालों के बाद 1857 में बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस जो हैं इस एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट रिवॉल्ट के रूप में सामने आए। यानी इस एक्सप्लोटेशन का उन्होंने रिवॉल्ट जो है सो विद्रोह किया। अब कुछ कारण थे इस रिवॉल्ट्स के, वो क्या क्या कारण थे देख लेते हैं। तो कुछ पॉलिटिकल्स कारण थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ थे। तो क्या था कि जो इंडियंस थे उनके अंदर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ बहुत लंबे समय से गुस्सा उबल रहा था, बहुत लंबे समय से उनके अंदर गुस्सा था। उसके कई सारे कारण थे। जो इंडियन सिपाही जो थे उनके साथ वे जो थे वो ब्रिटिश के द्वारा किए गए जो उनका बिहेवियर था, उनका जो उनके साथ जो जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता था इंडियन सिपाही के साथ, उससे वे डिससेटिस्फाई थे, असंतुष्ट थे। जो बहुत सारे इंडियन रूलर्स थे जैसे कि बहादुर शाह जफ़र, ग्वालियर के तांत्या टोपे,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नवाब नाना साहिब। तो इन सब का भी ब्रिटिश के साथ कुछ पर्सनल स्कोर था, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, जिससे ये भी ब्रिटिश के अगेंस्ट इस रिवॉल्ट में शामिल हो गए, इन्वॉल्व हो गए। दे लीड द रिवॉल्ट इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज़। और इन्होंने जहाँ जहाँ जिस टेरिटरीज से ये बिलोंग करते थे, जैसे कि तांतिया टोपे ग्वालियर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तो इन्होंने उस टेरिटरी से इस रिवॉल्ट का लीडरशिप किया। जो कॉमन पीपल थी दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर या अदर प्लेसेस की, उन्हें पावर या फिर मनी का कोई ख़ास एम्बिशन नहीं था, लेकिन फिर भी वे इस फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन का अंत चाहती थी कि ये इसका अंत हो जाए। जो डलहौजी की जो पॉलिसी थी अनेक्सेशन की, यानी किसी दूसरे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेने की जो उसकी पॉलिसी थी, स्पेशली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, इसने इंडियन शासकों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डर पैदा कर दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी में क्या था कि अगर कोई राजा जिसकी कोई संतान नहीं है तो वो किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता है और उस राज्य का उत्तराधिकारी उसे नहीं बना सकता था। दे वर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट हेयर टू थ्रोन, यानी कि वे अपने उत्तराधिकारी को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। ऐसा इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अंतर्गत कहा जाता था। इस पॉलिसी ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी किंगडम, कोई भी साम्राज्य जिस राजा के पास उसका नेचुरल हेयर नहीं है, यानी कि उसकी खुद की संतान नहीं है, अडॉप्ट किया हुआ है, तो उस राज्य के राजा की डिसमिस के बाद, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद, उस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और ऐसा भी माना जाता था कि बहुत से राज्य जिसको ब्रिटिश ने अपने अंदर मिला लिया था, उन राजाओं को ये कह करके कि उन्हें कुछ पेंशन वगैरह दिए जाएगा, उस पे रख दिया गया था। बाद में इन्होंने धीरे धीरे वो देना भी बंद कर दिया उन राजाओं को, तो इससे वे राजा भी इनसे काफ़ी गुस्से में थे और इसलिए उन्होंने भी इस रिवॉल्ट को ज्वाइन कर लिया था। ब्रिटिश ने कई सारी ट्रीटीज़ राजाओं और नवाबों के साथ साइन की थी, और लेकिन वे इन ट्रीटीज़ को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, इस जो ट्रीटी में जो रूल्स थे उसको तोड़ दिया करते थे, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही इस ट्रीटीज़ को फॉलो करते थे। इन्हीं में से एक ट्रीटी थी जो उन्होंने अवध के साथ साइन की थी, सब्सिडरी अलायंस इन 1801 में साइन की थी। इसमें नवाब वाजिद अली शाह को मजबूर किया गया था कि वह अपनी टेरिटरी में एक ब्रिटिश आर्मी को परमानेंट रखे और उस आर्मी का खर्चा जो है वो उस स्टेट से, यानी कि अवध से ही वो नवाब को ही देना पड़ेगा। इसके लिए ब्रिटिश ने उन्हें मजबूर किया था इस ट्रीटी को साइन करने के बाद। और साथ ही ये भी उसमें कहा गया था कि अगर वो जो नवाब है वो कोई भी यूरोपियन को बिना ब्रिटिश के परमिशन के, बिना ब्रिटिश से अप्रूवल के नहीं, कोई भी सर्विस में, कोई भी पोस्ट पे नियुक्त नहीं कर सकता था किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के मेंबर्स को। और उसे अपने कोर्ट में, उनसे अपने दरबार में ब्रिटिश का एक रेजिडेंस रखना पड़ता था, जिससे नवाब की जो शक्ति थी वो अब पहले से कम हो गई थी। धीरे धीरे जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर जो उनका ट्रस्ट था वे खोते चले गए। पहले तो ये ब्रिटिश पे ट्रस्ट करते थे कि हाँ ये उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, उनके यहाँ सेना रखते हैं तो उन्हें दूसरे राजाओं से लड़ने में इससे हेल्प मिलेगी। लेकिन बाद में उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये तो धीरे धीरे उनके साम्राज्य में घुसते चले आ रहे हैं, और इस तरह से जब इंडियंस थे अब उनका विश्वास ब्रिटिश पे से ख़त्म होते चला गया। जो अवध था उसका इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लगभग 1 सेंचुरी तक, मतलब कि उसने एलाई रखा, उसका साथ दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अवध ने, यानी उसके साथ दोस्ती रही। लेकिन फिर भी अवध को अनेक्ट कर लिया गया, अवध को जो है सो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ये कह करके कि अवध की जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, ये कह करके अवध साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। नवाब को एक्साइल कर दिया गया, निकाल दिया गया वहाँ से और उसे कलकत्ता भेज दिया गया। उसके बाद अवध का जो शासन का काम था वो बेगम हजरत महल को सौंप दिया गया। इससे जो बाकी अदर रूलर्स थे, अदर शासक थे, वो काफ़ी शौक रह गए थे इस देख करके, क्योंकि उन्हें लगा अब इनकी भी बारी हो सकती है, अब उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए वे भी रिवॉल्ट में इन्वॉल्व हो गए थे। आगे देखिए डू यू नो में क्या कहा जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1848 में इंडियन गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए थे और ये 8 ईयर्स तक इंडिया में रहे थे। और इनका जो कार्यकाल था 8 ईयर्स का, इस समय का जो कार्यकाल है वो ब्रिटिश पावर के एक्सपेंशन का सबसे ग्रेटेस्ट का पीरियड समझा जाता है, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश की जो पावर थी उसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इन्हीं के टाइम में हुआ था, इन 8 ईयर्स में ही हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय।
अब कुछ इकोनॉमिक्स कारण भी थे, तो देखिए इकोनॉमिक्स कारण उसमें क्या थे। जो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन था, आर्थिक शोषण था, उसने जो ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमिक थी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और इस कारण से जो बहुत सारे इंडियंस थे उनके अंदर ब्रिटिश के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। जो जमींदारी सिस्टम थी जिसने किसानों का काफ़ी शोषण किया था और किसानों को ये फोर्स किया जाता था कि सिर्फ वे वही फसल उगाएं जो ब्रिटिश इंडस्ट्री को ज़रूरत होती थी। ब्रिटिश इंडस्ट्री में जिस फसल की ज़रूरत होती थी उसी को उगाने के लिए, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि किसानों को नील की खेती करने के लिए फ़ोर्स किया जाता था, क्योंकि नील की डिमांड बहुत ज़्यादा थी ब्रिटेन में। और अगर वे किसान जो हैं वो अपना टैक्स रेवेन्यू पे करने में फ़ेल हो जाते थे, किसी कारण से नहीं दे पाते थे, अगर फसल अच्छी नहीं होती थी, प्रोडक्शन नहीं होता था, तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था देने के लिए और सज़ा में जेल भी भेज दिया जाता था। इंडस्ट्रियल गुड्स, बहुत सारे इंडस्ट्रियल, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ गई थी, मशीनरी से अब सामान बनाए जाते थे, इस कारण से सामान बहुत तेज़ी से बनते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते थे। तो इंडियन मार्केट्स में ब्रिटेन के सामानों की बाढ़ आ गई थी। इससे ब्रिटिश इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी और बहुत सारे आर्टिशियंस और जो पीजेंट्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बेरोज़गार हो गए थे, क्योंकि अब जब मशीनों से काम हो जा रहा था तो जो आर्टिशियंस थे वो बेरोज़गार हो गए थे। जब कभी भी किसी स्टेट को अनेक्ट किया जाता था, यानी कि उसे ब्रिटिश साम्राज्य में उसे मिलाया जाता था, तो इससे ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा मतलब कि रेंट फ्री लैंड जो है उसे मिल जाती थी, इतनी बड़ी ज़मीन भी मिल जाती थी और बहुत ह्यूज अमाउंट में मनी भी उसको मिल जाती थी। लेकिन इसके बदले में कॉमन पीपल का क्या होता था, जो कॉमन पीपल थी वो अनएम्प्लॉयड हो जाती थी और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो भी वो उस समय वहाँ पे वे काम कर रहे होते थे उस पोस्ट से उनको हटा दिया जाता था। जब अवध को ऑक्यूपाई किया गया ब्रिटिश के द्वारा, तो जो नवाब के जो ऑफिशियल्स थे, यानी जो काम करने वाले उनके ऑफिसर्स थे, उन सबको हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया और जो आर्मी थी उसको भी डिसबैंड कर दिया गया, उसको भी समाप्त कर दिया गया। इस तरह से 60,000 जो प्रोफेशनल सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी आजीविका खो दी। नेक्स्ट है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे। तो जो बहुत इंडियन जो हिंदूज़ थे उनके जो कस्टम थे, रीति रिवाज थे, ट्रेडिशंस थे, उसमें ब्रिटिश ने कई सारे सुधार करने शुरू कर दिए थे जो कि इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत सारे इंडियंस जो थे वे वेस्टर्न एजुकेशन का और इंडिया में क्रिश्चियनिटी का, यानी क्रिश्चियन का प्रचार जो हो रहा था, इंडियंस को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, इसके विरोध में थे। अब जो हिंदू लॉ था प्रॉपर्टी का, यानी प्रॉपर्टी के लिए जो लॉ बना हुआ था हिंदू में कि कोई प्रॉपर्टी पिता के बाद पैतृक अधिकार होता था कि पिता के बाद उसके पुत्र का अधिकार था, इसमें को क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग इसमें कन्वर्ट कर दिया गया कि जो क्रिश्चियन धर्म अपनाएगा उसको इस पे अधिकार मिलेगा और नहीं तो उसे नहीं मिलेगा। रेलवे का भी विस्तार हो रहा था जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इससे जो था गरीब जो लोग थे और इलिटरेट सेक्शन था, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें ये मतलब कि र्यूमर फैल गया था कि रेलवे के विस्तार से वे अपनी सोसाइटी और अपना कास्ट दोनों खो देंगे। देखिए डू यू नो में क्या बताया जा रहा है कि र्यूमर्स क्रिएटेड पैनिक, यानी कि र्यूमर्स ने, अफवाहों ने पैनिक क्रिएट कर दिया था। इसी तरह का एक र्यूमर फैल गया था कि सारी इंडियन पॉपुलेशन जो है वो अपनी जाति खो देगी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश है उन्होंने बोन डस्ट से जो कार्टलोट्स है वो मिक्स करके आटे और मिठाई में भेजा है जो मार्केट में बेचे जा रहे हैं और उसको खाने के बाद इनकी जो कास्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसी अफवाह फैल गई थी इंडियंस में। आगे हैं जो इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट। अब जो ट्रेन के जो कंपार्टमेंट होते हैं, जो उनकी बोगी होती है, डब्बे, उसमें भी फर्स्ट क्लास का जो कंपार्टमेंट था वो ब्रिटिशर्स के लिए होता था, यूरोपियंस के लिए होता था और उसमें इंडियंस को अलाउ नहीं था ट्रैवल करने का और इस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जो कंजर्वेटिव इंडियंस थे, यानी कि रूढ़िवादी इंडियंस थे, पुराने विचारधाराओं वाले थे, वे वेस्टर्न कल्चर को और इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में जो फैल रहा था उससे वे काफ़ी चिंतित थे। जो ब्रिटिश थे वे इंडियंस को लुक डाउन अपॉन इंडियंस, यानी कि ब्रिटिश जो थे वो इंडियंस को बहुत ही नीचा समझते थे और उनके साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण पॉलिसी वो फॉलो करते थे। वे मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या है, सुपीरियर हैं, श्रेष्ठ हैं और जो इंडियंस हैं वो बहुत ही नीचे हैं। दे एडवोकेटेड ए जुडिशियल सिस्टम, वे अपनी न्याय व्यवस्था का जो है वो वकालत करते थे, कहते थे कि उनकी न्याय व्यवस्था में इक्वलिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, यानी समानता का सिद्धांत के ऊपर बेस है उनकी न्याय व्यवस्था। लेकिन ये सिर्फ कहने भर की थी, क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रैक्टिकल में इंडियंस के साथ
बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब देखिए कुछ मिलिट्री कॉजेज़ हैं। मिलिट्री कॉजेज़ क्या थे? जो सिपाही थे जिन्होंने ब्रिटिश को हेल्प किया था इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने में, उन्हें अवार्ड या फिर प्रमोशन देने की बजाय उनके साथ अब बहुत ज़्यादा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जो इंडियंस सिपाही होते थे तो उनका जो हाईएस्ट पोस्ट होता था वो सूबेदार का होता था, जो कि एक यूरोपियन का लोवेस्ट जो सैलरी होती थी उतनी सैलरी एक सिपाही की होती थी। यानी कि जो इंडियन की जो हाईएस्ट पोस्ट होती थी वो ब्रिटिश यूरोपियंस की जो लोवेस्ट पोस्ट होती थी उतने तक ही होती थी। तो इस प्रकार से इंडियंस के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। उसके बाद एक एक्ट बनाया गया 1856 में, जिसमें ये कंपलसरी कर दिया गया कि कोई भी जो न्यू इंडियन रिक्रूट किया जाएगा, कोई नया इंडियन जो भी भर्ती किया जाएगा सेना में या फिर ऑफिस के वर्क में, उसे जो है विदेश में जा कर के सेवा करनी पड़ेगी। यानी विदेश में जाकर कुछ टाइम के लिए ब्रिटेन में जा कर के काम करना पड़ेगा। इसने जो हिंदू सोल्जर्स थे उनकी फीलिंग को इसने बहुत ही हर्ट किया। कैसे? क्योंकि उनका मानना था हिंदूज़ का कि अगर वे विदेश जाते हैं, ट्रैवल करके समुद्र के पार जाते हैं, तो इससे उनकी जो जाति है, उनका कास्ट है, वो उसको लॉस कर देंगे, अपना जाति खो देंगे, उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा वे सोचते थे। तो ये सब तो इतने सारे कारण थे, लेकिन इन सब कारण के बाद जो इमीडिएट कॉज था जिसके कारण से ये विद्रोह अचानक फूट पड़ा वो क्या था? तो जो इसका इमीडिएट कारण था वो था क्या? कार्ट्रिज ऑफ न्यू एनफील्ड राइफ़ल। जो नया एनफील्ड राइफ़ल आया था उसमें जो कार्ट्रिज था उस पर एक पेपर लगा रहता था, ग्रिस्ट पेपर से वह कवर होता था, और उसको जब भी राइफ़ल में लोड करना पड़ता था तो उसे मुंह से काट करके उस कार्ट्रिज को लोड करना पड़ता था। और ऐसा कहा जाता था कि ये जो कार्ट्रिज पे जो ग्रिस्ट लगा हुआ है ये गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ था, जो कि दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसे काटने से मुंह में लेने से मना कर दिया, क्योंकि गाय जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र है और जो पिग था ये मुस्लिम के लिए बहुत ही डिटेस्टेबल है, यानी बहुत ही घृणित, और जिसे कि ये बहुत ही मतलब कि ख़राब समझते हैं उनको उसको मुंह में लेना। तो इस तरह से दोनों ने इस राइफ़ल को चलाने से मना कर दिया। तो मार्च 29, 1857 को बैरकपुर, कलकत्ता में है एक जगह बैरकपुर, वहाँ के एक यंग इंडियन सिपाही था मंगल पांडे, बंगाल रेजिमेंट का, उसने इस ग्रिस्ट लगे कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया और उसने अपने ही एक सिपाही को क्या किया? गोली मार दी। उसके बाद इसे अरेस्ट कर लिया गया और इसे मार दिया गया। जब ये न्यूज़ फैली तो जो और दूसरे जगह के जो सिपाही थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, उन्होंने क्रांति कर दी। तो देखिए ये इंडिया का मैप में दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुए थे। इसको आप देख लीजिएगा जैसे बुक में। जो सिपाही थे इन्होंने 18 अप्रैल 1857 में मेरठ में खुले रूप से रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, यानी खुले रूप से इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने ग्रिस्ट लगे कार्ट्रिज को टच करने से भी मना कर दिया। इस कारण से इन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 10 सालों की सज़ा सुनाई गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जो मेरठ की जो रेजिमेंट थी उसने 10 मई 1857 को रिवोल्ट कर दिया था। उसके बाद जब इनको डाल दिया गया जेल में 10 सालों की जेल में, तो फिर इन्होंने क्या किया? जेल है उसे तोड़ दिया और सोल्जर्स को आज़ाद कर दिया, यानी कि जेल को तोड़ के वे भाग गए और वे 11 मई को दिल्ली पहुंच गए, जहां पे बहादुर शाह जफ़र सेकंड जो थे उनको इन्होंने अपना लीडर चुना था रिवॉल्ट के लिए। द रिवॉल्ट देन स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, और इस प्रकार से उसके बाद फिर क्या हुआ? अन्य जगहों पर जो ये रिवॉल्ट था, क्रांति थी, ये फैल गई। और इस तरह से कानपुर में नाना साहिब जो थे वे कानपुर से अपने सेनापति तात्या टोपे के साथ, और अवध से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने पूरे सेंट्रल इंडिया में रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही बहादुरी के साथ ये लड़े। रिवॉल्ट जो है सो बरेली, आगरा, बनारस और अन्य जगहों पर भी पूरी तरह से फैल गया था। इस रिवॉल्ट में पंजाब के सिख, हैदराबाद के निज़ाम और ग्वालियर के सिंधिया ने भाग नहीं लिया था। इसमें रिवॉल्ट में वे शामिल नहीं हुए। मद्रास और बॉम्बे की रेजिमेंट जो थी उसने भी इस रिवॉल्ट में भाग नहीं लिया था, और जो अफ़गान और गोरखास थे वे भी ब्रिटिश के प्रति वफादार बने रहे। तो इन लोगों ने, इन सेक्शंस ने, इन वर्गों ने इस रिवॉल्ट में भाग नहीं लिया था।
ये रिवॉल्ट भले ही सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन जो इसमें असली स्ट्रेंथ थी, असली ताकत जो थी, वो किसानों और आर्टिसियंस के शामिल होने के बाद आई। इन्होंने जब इसमें पार्टिसिपेट किया तो इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम में यूनिटी देखी गई। ये भले ही ये विद्रोह जो था एक बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इसे कुचल दिया गया था। अब देखिए सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट, यानी रिवॉल्ट को किस तरह से ब्रिटिशर्स ने कुचल दिया गया था। ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रीड दिल्ली। ब्रिटिश के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन्होंने दिल्ली को आज़ाद करा लिया। जो ये सेना गए थे मेरठ से, जिन्होंने बहादुर शाह सेकंड को अपना लीडर चुना था और दिल्ली पे को कैप्चर कर लिया था, तो अब इन्होंने इसको दिल्ली को आज़ाद करा लिया था। जो रेबल्स थे यानी विद्रोही थे, उनका जो सेंटर था ये दिल्ली, तो इस पे ब्रिटिश मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। कश्मीरी गेट को उड़ा दिया गया और सैकड़ों लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ लोगों को मार डाला गया पूरी तरह से। और जो बहादुर शाह सेकंड मुग़ल एम्परर जो थे, उनको देशद्रोह का उन पे आरोप लगाया गया और उनको सज़ा दी गई और उन्हें रंगून भेज दिया गया, रंगून के जेल में भेज दिया गया। और उनके बेटों को, जिन्होंने बहुत सारे इंग्लिश मैन को, वुमेन और बच्चों को मार डाला था इस विद्रोह में, उनको भी गोली मार दी गई और उन्हें मार दिया गया। तो इस प्रकार से ब्रिटिश के द्वारा दिल्ली पे कंट्रोल कर लेने से और बहादुर शाह जफ़र को जेल भेज देने से जो ये विद्रोह था इसकी कमर टूट गई, यानी कि विद्रोह पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया था। लखनऊ पे 1858 में कब्जा कर लिया गया, उसको कैप्चर कर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई और तांत्या टोपे को भी पकड़कर उसे फांसी की सज़ा उन्हें दे दी गई। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, जो कि एक हिस्टोरिकल रिवॉल्ट था, उसकी एक इस एपिसोड का अंत हो जाता है। तो अब देखते हैं कॉजेज़ ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, यानी इस रिवॉल्ट के फेल होने के भी कुछ कारण थे। तो वो किस कारण से ये रिवॉल्ट फेल हो गया था, असफल रहा। तो देखिए जो इसका फर्स्ट रीज़न था वो क्या था कि ये जो रिवॉल्ट था इसका प्लान जो है सो महीनों पहले बन गया था और इसकी जो एक अपॉइंटेड डेट थी कि इस डेट पे जो है विद्रोह किया जाएगा, लेकिन ये उस टाइम से पहले ही शुरू हो गया था और अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे शुरू हो गया। अगर ये एक ही डेट में पूरे देश में शुरू होता तो ब्रिटिश के लिए कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट पे और टाइम से पहले हो गया तो ब्रिटिश के लिए इसको कंट्रोल करना आसान हो गया। और जो विद्रोही थे, रिवोल्यूशनरी थे, वे इस विद्रोह को सिर्फ सेंट्रल इंडिया और दिल्ली तक ही फैला पाए, उससे आगे ये विद्रोह नहीं फैला, मतलब कि इतने नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक ही ये सीमित रह गया। अगर ये प्लान जिस तरह से शेड्यूल किया गया था उस तरह से ये रिवॉल्ट हुआ रहता, उस तरह से इंडिया के अलग अलग पार्ट में उस टाइम में हुआ रहता, तो उस समय जो इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उसके लिए इस रिवॉल्ट को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया रहता। जो सेकंड था वो क्या था कि जो रेबल्स थे यानी विद्रोही थे, उनके बीच यूनिटी नहीं थी। उनके बीच क्या थी, उनके बीच नेशनलिज्म का आइडिया, यानी कि राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, एक राष्ट्र के लिए हमें लड़ना है, ये भावना उनके अंदर डेवलप नहीं हुई थी। उनका कोई कॉमन विचारधारा नहीं थी कि वो किसके लिए विद्रोह कर रहे हैं। जो बंगाल के सिपाही थे वो मुग़ल एम्पायर की ग्लोरी वापस चाहते थे, इसलिए लड़ रहे थे। जो नाना साहब और तांत्या टोपे थे वो मराठा को दोबारा से इस्टेब्लिश करना चाहते थे, मराठा पावर, इसलिए लड़ रहे थे। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अपने खोए हुए साम्राज्य को पाना चाहती थी, इसलिए वो लड़ रही थी। तो ये कोई पूरे एक कंट्री के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये अपना अपना लड़ रहे थे। जो राइजिंग था यानी कि जो विद्रोह था ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैल पाया था, ये बहुत लिमिटेड रह गया था। नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया तक ही ये विद्रोह फैल पाया था। नॉर्थ इंडिया में भी जो सिख, निज़ाम और सिंधिया थे वो इससे अनअफेक्टेड थे, यानी प्रभावित नहीं हुए थे, क्योंकि ये इसमें शामिल ही नहीं हुए थे। और जो गोरखास थे वे भी शामिल नहीं हुए थे, वे ब्रिटिश के प्रति वफ़ादार बने हुए रहे थे। केवल वफ़ादार ही नहीं बने रहे, बल्कि ये गोरखा जो थे इन्होंने ब्रिटिश का इस विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिश का साथ भी दिया था, उनकी मदद भी की थी। जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे, उनके पास ब्रिटिश की तरह मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, डिसिप्लिन आर्मी नहीं थी, इस कारण से ये इसका सामना नहीं कर सके। और साथ में उनके जैसे ब्रिटिश की जो ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन सिस्टम था कि एक जगह से दूसरी जगह तक उनका कम्युनिकेशन कि यहाँ पे विद्रोह हो रहा है, वहाँ हो रहा है, उस तरह तुरंत समय पे वहाँ पे सेना पहुँच जाती थी। और जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी, इस कारण से ब्रिटिश जो है वो जीत गए थे। रिवोल्ट का जो लीडरशिप था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था और ना ही इस रिवोल्ट का कोई डायरेक्शन था कि किस लिए लड़ा जा रहा है। जो इंडियन रूलर्स थे वो अपनी अपनी टेरिटरीज़ को पाने के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने
राज्य को जीतने के लिए लड़ रहे थे जो ब्रिटिश ने ले लिया था। वे पूरी देश के लिए, पूरी कंट्री के लिए नहीं लड़ रहे थे। और जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प भी मिल गई, इस कारण से वे जीत गए थे। रिजल्ट्स ऑफ रिवॉल्ट, रिवॉल्ट के क्या रिज़ल्ट हुए? 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया के द्वारा ये घोषणा की गई और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, शासन था, उसको समाप्त कर लिया गया। अब इंडिया पे जो है सो इसने जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने इंडिया की एम्प्रेस होने का टाइटल एज्यूम किया, धारण किया कि अब जो ब्रिटिश क्राउन था उसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की पावर जो है वो अपने हाथों में ले ली। कंपनी को का काम रह गया अब सिर्फ ट्रेड करना, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम था अब वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। यहाँ पर एक स्टेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि एक काउंसिल की हेल्प से इंडिया की गवर्नेंस यानी कि यहाँ का शासन व्यवस्था की देखरेख करती थी। जो गवर्नर जनरल था इंडिया में, अब उसका नाम वाइसराय रख दिया गया। वाइसराय क्या होता था? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश क्राउन का वो रिप्रेजेंटेटिव होता था वाइसराय। ब्रिटिश ने फ्यूचर में ऐसे फिर से कोई रिवॉल्ट ना हो, इसके लिए अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज़ किया, यानी कि उसमें और सुधार के दोबारा से उसको रीऑर्गेनाइज़ किया। द पॉलिसी ऑफ रूथलेस कंसिक्वेंस, यानी कि जो रूथलेस कंसिक्वेंस की कैप्चर करने की और अनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी ब्रिटिश की, इंडियन टेरिटरीज़ को कैप्चर करने की जो गलत जो उनकी पॉलिसीज़ थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह, उन सबको हटा दिया गया, उन सबको अब छोड़ दिया गया। अब ऐसी पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दिया गया। इंडियन पेशेंट जो थे उन्हें अब विश्वास दिलाया गया कि उनके राज्यों को अनेक्स्ड नहीं किया जाएगा, उनको हड़पा नहीं जाएगा और उन्हें चाइल्ड अडॉप्ट करने का अधिकार दिया गया। इंडियंस को फुल रिलीजियस फ्रीडम दिया गया, ये नहीं कि उन्हें ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाया जाए, ऐसा अब नहीं किया जा रहा था। उन्हें फुल रिलीजियस फ्रीडम दिया गया था ताकि विद्रोह शांत हो जाए, इसलिए शांत होने के बाद लोगों को खुश करने के लिए। दे वर आल्सो गिवन अप एश्योरेंस दैट, उन्हें ये भी विश्वास दिलाया गया कि अब उनके साथ बिना किसी भेदभाव के हाई पोस्ट पे उन्हें भी नियुक्त किया जाएगा। 1859 के लास्ट तक, उसके अंत तक क्या होता है कि ब्रिटिश अथॉरिटी जो है वो इंडिया पर अपना दोबारा से रीस्टैब्लिश कर लेती है, दोबारा से अपना जो शासन है वो रीस्टैब्लिश कर लेती है। लेकिन जो रिवॉल्ट हुआ था इसने ये प्रूव कर दिया क्या कि ये जो था वो इंडिया के फ्रीडम का फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल था। ये बाद में जो फ्रीडम स्ट्रगल्स इंडिया में हुए थे उसके लिए एक ये बहुत बड़ा इंस्पायरेशन बना था ये जो रिवॉल्ट हुआ था इसमें। और जो इसके हीरोज़ थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था, ये इनका नाम देश में इनका नाम हो गया, ये इस विद्रोह के हीरोज़ कहलाए। तो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।